हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास नर युग्मकों का निर्माण कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है और उनके निर्माण की प्रक्रिया आप ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, अंड जनन और निषेचन। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नर युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक किस प्रकार के होते हैं? गतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं, गतिशील व अगुणित होते हैं, गतिशील व द्विगुणित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नर युग्मक के अंदर, शुक्राणु के अंदर पूंछ पाई जाती है जो कशाप या फ्लैजिला का काम करती है और वो गतिशील होते हैं। तो गतिशील भी होते हैं और अगुणित भी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, गतिशील एवं अगुणित। नर युग्मकों का निर्माण होता है वृषण में, अंडाशय में, एपिडिडाइमिस में, फैलोपियन नलिका में। तो नर जनन अंग को या नर गोनाड्स को हम वृषण के नाम से जानते हैं, टेस्टिज के नाम से जानते हैं। तो नर युग्मकों का निर्माण भी आपका टेस्टिज में ही होगा और आपका आंसर हो जाएगा ए, वृषण में। वृषण जो है वो स्क्रोटम सेक में पाए जाते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण में हार्मोन स्त्रावी कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं, लिडिक की कोशिकाएं, प्रिमोडियल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो सर्टोली कोशिकाएं तो परिवर्तित होते हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। लिडिक की कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो वृषण में हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लिडिक की कोशिकाएं। शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? अंतराली कोशिकाएं, लिडिक की कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं व सभी। तो यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, जो शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन प्रदान करती है। स्तनधारी जंतुओं में प्रिमोडियल जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो स्तनधारी जंतुओं के अलावा जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स है वो भ्रूणीय मेसोडर्म या एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जबकि स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर ये कोडल एंडोडर्म से बनेगी। भ्रूणीय मेसोडर्म से नहीं बनकर कोडल एंडोडर्म से बनेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पुच्छीय एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। शुक्राणु जनन की किस अवस्था में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है? तो गुणन प्रावस्था में, वृद्धि प्रावस्था में, परिपक्वन प्रावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि प्रावस्था में, ग्रोथ फेज में किसी भी प्रकार का विभाजन, डिवीजन नहीं पाया जाता है। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, शुक्राणु जनन की किस प्रावस्था में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है? गुणन प्रावस्था में, वृद्धि प्रावस्था में, परिपक्वन प्रावस्था में, स्पर्मियोजेनेसिस में। तो आपका आंसर हो जाएगा परिपक्वन प्रावस्था में। यहाँ पर दो प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। पहला जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का होता है और दूसरा जो होता है वो समसूत्री प्रकार का होता है। प्रथम परिपक्वन विभाजन जो कि अर्धसूत्री प्रकार का होता है उसमें आपकी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है और जो द्वितीयक विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का, उससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होते हैं। तो ऊपर वाले प्रश्न 8 में आपका आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं? तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, स्पर्मेटोगोनिया भी द्विगुणित होती है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स भी आपके द्विगुणित हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा बी। शुक्राणु जनन में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन द्वारा बनने वाली कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन द्वारा बनने वाली जो कोशिकाएं होगी वो स्पर्मेटिड्स होगी। अगर यहाँ पर प्रश्न में होता है कि प्रथम परिपक्वन विभाजन द्वारा बनने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो आपका आंसर जाता सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन द्वारा बनने वाली कोशिकाएं स्पर्मेटिड्स होती है। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? अगुणित व अगतिशील। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अगुणित होते हैं और अगतिशील होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटिड्स आगे शुक्राणु में चेंज होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं। तो आंसर नंबर ए आप यहाँ पर लगा देंगे। शुक्राणु के सिर में पाए जाते हैं। शुक्राणु के सिर में केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक व अक्षय तंतु, एक्रोसोम व केंद्रक, एक्रोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम व केंद्रक। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रक से, अंतःप्रदेवी जालिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी का से, तो गोल्जी बॉडी से शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। नैबैन कण शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है? तो नैबैन कण माइटोकॉन्ड्रियल संरचनाएं होती है या माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज होती है, इसके द्वारा नैबैन कण बनता है। तो ये मध्य भाग में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य भाग।
शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण होता है समीपस्थ तारक केंद्र से, वलय तारक केंद्र से, दूरस्थ तारक केंद्र से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो दूरस्थ तारक केंद्र से शुक्राणु की पूंछ के अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। आंसर नंबर सी आप यहाँ पे लगा देंगे। शुक्राणु में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य के स्तर को क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं, मेनशेट कहते हैं, नेबेनकर्ण कहते हैं, परफोरेटोरियम कहते हैं। तो शुक्राणु में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य के स्तर को मेनशेट कहते हैं। एक्रोसोम तो टोपीनुमा संरचना होती है शुक्राणु के ऊपर। नेबेनकर्ण माइटोकॉन्ड्रियल काय है और परफोरेटोरियम शुक्राणु और एक्रोसोम के बीच का भाग है। शुक्राणु में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य भाग पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया परफोरेटोरियम कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। शुक्राणु का ऊर्जा प्रकोष्ठ है, तो ऊर्जा प्रकोष्ठ माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिनोट करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मध्य भाग। शुक्राणु की पूंछ का अक्षीय तंतु बना होता है, तो शुक्राणु की पूंछ जो वो कशाप या पक्षमाप जैसी संरचना रखती है। 8+4 7+2 9+2 9, तो उनकी संरचना में 9+2 तंतुओं की संरचना पाई जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए कौन से विटामिन से उपस्थित होना चाहिए? ए, डी, ए, ई, ए, सी व बी, डी। तो ए, ओ, ई हमने थ्योरी में पढ़ा है। रेतन नलिकाओं या सेमिनिफरस ट्यूबुल्स पर एक महीन आधार कला का आवरण पाया जाता है, इसे मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगाएंगे ट्यूनिका प्रोपरिया, उसको हम बोलेंगे, जो कि सेमिनिफरस ट्यूबुल के ऊपर एक महीन आधार कला का आवरण होता है। ट्यूनिका प्रोपरिया, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये 21 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस से करवाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की इससे काफ़ी मदद हो जाएगी। आगे हम ooजेनेसिस से अंडजनन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।